हमने कल आपको एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज़ की जितनी भी समस्याएं हैं वो कवर कराई। क्यों कराई? भारत में इस समय किसान परेशान है, ऊपर से कोविड-19 का पेंडेमिक और भारत सरकार के द्वारा अभी जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया, उसमें उस पेंडेमिक से निपटने के लिए फार्मर किस तरह से प्रिपेयर हो, उसके लिए फार्मर सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स लाए। उसको कुछ विशेषज्ञों ने ऐसा माना कि जैसा 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लाया गया था, डी लाइसेंसिंग हुआ था, लाइसेंस राज ख़त्म हुआ था, ऐसा ही अब एग्रीकल्चर में जाकर के हुआ है, लाइसेंस परमिट राज ख़त्म हो गया। ये शब्द का इस्तेमाल क्यों हुआ था कल साबित हो गया। हमने बताया कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट होती हैं उसमें आपको ट्रेड करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है और वो लाइसेंस की एक फ़ीस चार्ज की जाती है उस ट्रेडर से, और वो लाइसेंस बहुत ही लिमिटेड नंबर में दिए जाते हैं। और हमने ये देखा कि उस पर्टिकुलर मार्केट के पास एक मार्केट एरिया है, पूरा स्टेट डिफरेंट मार्केट एरियाज़ में बांट दिया गया, और वो मार्केट जो कि एक मार्केट एरिया को टारगेट कर रही है, उस मार्केट एरिया के अंदर अगर कोई भी किसान फॉल करता है, वहाँ पर वो लाई करता है, वो बाउंड है कि उसे अपनी जो प्रोड्यूस है उसी मार्केट में बेचनी है। मार्केट्स का रूल यही था कि ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग फाइंड आउट करके दी जाए किसान को वाया ऑक्शन, भुगतान तुरंत कराया जाए उसके पैसे का जो उसने कमाई की है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर खड़ा किया जाए मार्केट में, और किसान को मार्केट लिंक्ड एक्सटेंशन सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाएं। और हमने देखा कि मार्केट्स इन कामों में चूक गई। जो ट्रेडर हैं और जो मार्केट कमेटी के मेंबर हैं जो उस मार्केट को रेगुलेट करते हैं, इनके बीच में कॉल्यूजन क्रिएट हुआ, साठगांठ बनी, एक कार्टेल प्रिपेयर हो गया, तो कार्टेलाइजेशन हो गया। और इस ग्रुप ने मिल करके ऑक्शन वाली प्रक्रिया को तो बिल्कुल त्याग ही दिया। इनफैक्ट आपस में सब ने जब साठगांठ कर ली तो किसान को कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग मिलनी बंद हो गई, क्योंकि ये लोग ही सिर्फ और सिर्फ किसान का सामान खरीदेंगे। किसान बाहर सामान बेच नहीं सकता इस मार्केट से, और ये मार्केट में ये ट्रेडर, इनका नंबर काफ़ी लिमिटेड है ड्यू टू लाइसेंस सिस्टम, और इनमें आपस में सेटिंग हो रखी है। फार्मर बाहर जा नहीं सकता किसी और को बेचने, क्योंकि परमिशन नहीं है अंडर द स्टेट लॉज। ऐसे में फार्मर को एक कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग मिलनी बंद हो गई और फार्मर सफ़र करने लगा। 3 रुपये के पोटैटो फार्मर बेच रहा है, बाहर कंज्यूमर को 25 से 30 रुपये में बिक रहे हैं। कंज्यूमर भी सफ़र कर रहा है, मतलब कि इन्फ्लेशन है, और फार्मर भी सफ़र कर रहा है क्योंकि मार्केट कमेटीज़ एफिशिएंटली वर्क नहीं करती, मार्केट एफिशिएंटली वर्क नहीं करती, क्योंकि कई सारे लिवाइज और चार्जेस, कई सारी फ़ीस फार्मर से चार्ज हो रही हैं। कई लेयर्स ऑफ एजेंट आ गए हैं उसमें, उन सबका अपना कमीशन है, और फिर हर स्टेज पे वैल्यू एडिशन टैक्सेस और गवर्नमेंट के लिवाइज चार्ज हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती रही। आज हमें आगे बढ़ना है। हमने आपको बुनियादी चीज़ें सारी बहुत डिटेल में सारी टेक्निकलिटीज़ बता दी थी। अब हमें क्या क्या सुधार करने को लेकर के प्रावधान आए, उनकी चर्चा करते हुए आगे बढ़ना है और पहुंचना है प्रेजेंट डिसीजन जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने लिया। हर चीज़ को बहुत तार्किक तौर से मैं आपके सामने रखूँगा। मैं हर तरह के पक्ष का जो विचार है वो रखने की कोशिश करूँगा, और हम डिस्कशन के वाया ही एक एनालिसिस करेंगे और कंक्लूजन तक पहुँचेंगे कि हमें अंततः रीच कहाँ पर करना है। उसी वे में हम डिस्कस करेंगे। मार्केट कमेटीज़ की इन फंक्शनिंग को देख करके और किसान की बदहाल परिस्थितियों को देखते हुए, कंज्यूमर को बहुत भारी कीमत पे करनी पड़ रही है ये देखते हुए, तो इन्फ्लेशन है एक तरफ, तो इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करने का एक तरीका यही रहता है कि आप मार्केट कमेटीज़ में रिफॉर्म लेकर के आते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर कभी क्वेश्चन ये आ जाए कि भाई बहुत ज़्यादा महंगाई है उन पदार्थों में, जैसे कि जो कंज्यूमेबल गुड्स हैं जिनमें सीरियल्स आ जाते हैं, स्पाइसेस आ जाती हैं, हॉर्टिकल्चर आ जाता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये सब कुछ आता है, लाइफ स्टॉक आता है, क्योंकि इन मार्केट्स के थ्रू लाइफ स्टॉक भी डील होता है, इन्हीं मार्केट्स के थ्रू सीरियल्स भी डील होता है, हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सब कुछ इन मार्केट्स के थ्रू ट्रेड होता है। तो अगर इनमें कभी महंगाई आती है तो उसको भी टारगेट करने के लिए, अगर आप अक्सर सुनेंगे खबरों में कि सरकारें ये कहती रही हैं और कहती हैं कि हमने एपीएमसी एक्ट के तहत लिबरलाइजेशन लेकर के आना है, मार्केट्स को और लिबरलाइज़ करना है ताकि किसान को कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग मिल सके और ग्राहक को ज़्यादा पे ना करना पड़े। इस तरह की बातें आप सुनते रहते हैं। तो कभी एमसीक्यू में अगर एक ऑप्शन कभी आ जाए तो फिर प्रॉब्लम में मत जाना कि महंगाई घटाने का एक तरीका ये भी है।
अब सुधार के लिए काम किए गए। सबसे इम्पॉर्टेंट 2003 के अराउंड, उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, और अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 2003 में एक एक्ट लाया गया था। एक्ट वही है, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम मॉडल मार्केट एक्ट कह देते हैं, कुछ लोग मॉडल एपीएमसी एक्ट 2003 कह देते हैं। टेक्निकल नेम है स्टेट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग ब्रैकेट में डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2003, मतलब स्टेट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट 2003। और मेन एजेंडा क्या है, ब्रैकेट में क्या है, डेवलपमेंट और रेगुलेशन। तो मार्केटिंग का डेवलपमेंट होना, रेगुलेशन होना, एक्ट 2003 ये लेकर के आए, इसको मॉडल एक्ट कह देते हैं। ये प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय में लाया गया। इसके तहत उन कमियों को दूर करने के प्रयास किए गए जो कमियां अब तक एग्जिस्ट कर रही थी, और हम बहुत ही ऑर्गेनिकली सीखते और समझते हैं कि वो कमियां क्या एग्जिस्ट कर रही थी। हमने तो कल पढ़ा है, ये सारा मैंने आपको कल पढ़ाया था। तो दूरदर्शकों से मेरा ये निवेदन है कि अगर उन्होंने पार्ट 1 नहीं सुना है तो आप लोग कृपया हमारे कंटेम्प्रेरी इशू की प्लेलिस्ट में पार्ट 1 पड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट रिफॉर्म, फार्मर की इनकम डबल करने को लेकर के, उसको आप जा कर के पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, फिर ये वाला भी सुन लेना, क्लैरिटी हो जाएगी बिल्कुल। कई बच्चे कहते हैं सर लिंक डाल दो डिस्क्रिप्शन में, हमको लेक्चर नहीं मिल रहा। आईएएस की तैयारी कर रहे हो, अगर एक लेक्चर नहीं ढूंढ पा रहे प्ले लिस्ट में से, तो फिर पता ही है वो क्या ढूंढोगे आईएएस बनने के बाद। तो ढूंढ लिया करो। हाँ, अब देखो क्या सिस्टम फॉलो होना है। सबसे पहला कंसेप्ट अपना ये था कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट बनाए ही इसलिए गए थे कि फार्मर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट बनने के पहले लोकल मनी लैंडर्स, ज़मींदार, मर्चेंट ट्रेडर के क्लचेस में फंसा हुआ था, क्योंकि किसान छोटा था, मैंने कल इसके बारे में बताया। तो हमने ये देखा कि उसको बेहतर प्राइसिंग नहीं मिलती, तो उसकी अच्छी प्राइस डिस्कवरी हो, बोलियां लगे उसके प्रोडक्ट की, ऑक्शन हो उसके प्रोडक्ट की, उसके बेसिस पर उसे एक अच्छा कीमत उभर कर क्या है मिले, ये हमारा उद्देश्य था। तो ऐसे में वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट काम नहीं कर पा रही थी ढंग से। दिक्कत क्या हो जा रही थी, लैक ऑफ कंपटीशन था, क्योंकि कोई और काम कर नहीं सकता था, तो कंपटीशन तो है ही नहीं, और जब कंपटीशन ही नहीं है तो ये प्राइस डिस्कवरी कैसे होगी, क्योंकि उनके बीच में तो कोल्यूशन हो गया। तो यार लॉजिकली सोचो ना, अगर कोई मॉडल नया लेके आएगा, कोई एक्ट, मॉडल क्यों लाने पड़ते हैं, मैंने बार बार बताया कि आर्टिकल एंट्री 14 शेड्यूल 7 के अंदर जब यूनियन लिस्ट, जब स्टेट लिस्ट को पढ़ते हैं, तो स्टेट लिस्ट के अंदर एंट्री 14 में, एंट्री 14 में एग्रीकल्चर आता है, तो वो स्टेट का विषय है, और एंट्री 28 में मैंने कल बताया था मार्केट्स एंड फेयर्स आती है, तो स्टेट का ही विषय है। तो केंद्र सरकार इसके मामले में कानून नहीं बना सकती। हाँ, वो स्टेट्स को रिक्वेस्ट कर सकती है, एनकरेज कर सकती है कई तरह के इंसेंटिव्स प्रोवाइड करके कि भाई हमने ये एक मॉडल बनाया है कानून का, आप इस मॉडल को या तो एज इट इज़ लागू कर लो, या इस मॉडल पे बेस्ड अपने राज्य में एक कानून बना लो, या तो इस मॉडल को एज इट इज़ आप इसी कानून को लागू कर लीजिए अपने राज्य में जो हमने मॉडल एक्ट बनाया है, या फिर इसके सरीखे आप कानून बना करके लागू कर लीजिए अपने राज्य में, हमारी मदद करें, हम देश एकजुट होकर के आगे बढ़े, ऐसा केंद्र रिक्वेस्ट कर सकता है। या फिर अलग अलग इंसेंटिव्स के माध्यम से, जैसे इस बार के बजट 2020-21 में सरकार ने रखा है, केंद्र से कुछ खास तरह की मदद मिलेगी राज्यों को, लेकिन उसके लिए उन्हें मॉडल एक्ट जो 2016, 17, 18 के 3 एक्ट हैं, अभी कराऊंगा, वो राज्य लागू करें तो उन्हें वो मदद मिलेगी। ऐसे में अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि क्या ही करना है हमें। 2003 में जब मॉडल एक्ट आया हुआ तो उसके अंदर क्या करना चाहिए हमें, तो प्राइसिंग अच्छी मिले तो उसके लिए क्या करना होगा, कंपटीशन को इंक्रीज़ करना होगा। ये सिंपल सा आस्पेक्ट है। कभी भी चीज़ों को पकड़ करके रट्टा मारने मत बैठ जाया करो कि रट्टा मार लें और पता नहीं ज़िंदगी में क्या ही कर लेंगे। कितना सिलेबस है यार, एक किताब है क्या, कई किताबें हैं, फिर डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, इधर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, उधर बैठ के पढ़ रहे हैं 1857 का विद्रोह। रट्टा नहीं चलता है, लॉजिक चलता है। तो कंपटीशन को इंक्रीज़ करना है। अब कंपटीशन को इंक्रीज़ करने कितने तरीके हो सकते हैं मेरे को बताओ, लॉजिकली चलते हैं। तो सिंपल लॉजिक यहाँ पर ये लागू कर दिया कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट
कमेटीज़ बनाई गई, एग्रीकल्चर APMC। तो इसमें बस इस वर्ड को याद करो, मार्केट। तो ये जो मार्केट है इसको बोला कि भाई ये तुम मार्केट हो और ये तुम एरिया कवर करते थे, है ना। ये मैंने पढ़ाया था ना कि एक मार्केट को एक रिकॉग्नाइज्ड ज्योग्राफिकल एरिया मिला रहता था और फिर हर इस एरिया से हर फार्मर को यहीं पर आना है अपना प्रोड्यूस लेकर के, सबको यहीं पर आना है अगर वो इस सर्कल में फॉल करते हैं। तो इनको समझाया कि अब ऐसा करो, अब सुनने में बैठो एकदम चुप में। इनको बोला, आपको नहीं बोल रहा हूँ, कि अपना ये मार्केट है आपकी, ये आपका मार्केट एरिया है और इसी मार्केट से जुड़े हुए अपने मार्केट यार्ड भी बनाए होंगे ना। एक तो देखो मार्केट रहता है और वो मार्केट के अंदर कवर होने वाला यार्ड वहाँ पे बनाया है। इधर मार्केट में जगह नहीं है, थोड़ी दूरी में खेत मिल गया, यार्ड बना लिया, उसे सब मार्केट यार्ड भी कह देते हैं या मार्केट यार्ड कह देते हैं सिंपली। मंडी का यार्ड, मंडी में भी होते हैं, मंडी बाहर भी हो सकते हैं, मार्केट यार्ड होते हैं। उनको बोला कि भाई आपका जो मार्केट और मार्केट यार्ड है उसकी चार दीवारी के अंदर आपके सारे अधिकार एज इट इज़ रहेंगे जैसे थे, लेकिन उस चार दीवारी के बाहर जो मार्केट एरिया आपको एलोकेटेड था ना, वहाँ पे अब आपकी मोनोपोली नहीं चलेगी। यानी कि कोई भी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और किसी भी तरह का प्रोड्यूसर माने यहाँ पर फार्मर हो गया, कंज्यूमर माने यहाँ पर कोई भी बायर हो गया, और किसी भी तरह का प्रोसेसर। तो किसी भी तरह का कंज्यूमर, कोई भी प्रोड्यूसर का मतलब यहाँ पर फार्मर, और कोई भी प्रोसेसर। तो प्रोसेसर कोई भी हो सकता है। यहाँ पर कोई राइस शेलर है जो चावल से हस्क निकालता है, उसकी पॉलिशिंग करता है, कोई भी हो सकता है, जैसे जैम बनाने वाले हैं, चिप्स बनाने वाले हैं, गेहूँ आटा बनाने वाले, प्रोसेसर बी इट एनीबडी। तो कोई भी कंज्यूमर, कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी प्रोसेसर अपनी इंडिविजुअली, या तो कोई भी कंज्यूमर इंडिविजुअली, कोई भी लीगल बॉडी, तो इंडिविजुअली एनी ग्रोवर, और कोई भी प्रोड्यूसर एनी लोकल अथॉरिटी, कोई लोकल अथॉरिटी, कोई ग्रोवर या प्रोड्यूसर कह लीजिए, एनी लीगल बॉडी यानी कि कोई इंडिविजुअल या कोई ग्रुप या कोई ऑर्गेनाइजेशन, इन सबको अब अधिकार है कि ये मार्केट एस्टेब्लिश करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इस एक मार्केट एरिया के अंदर APMC वाली, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के अंडर कवर होने वाली मार्केट तो है ही है, लेकिन इसी मार्केट एरिया में अब मार्केट A, मार्केट B, मार्केट C, मार्केट D भी खुल सकती हैं। नाउ देयर कैन बी मल्टीपल मार्केट्स in one market area to promote the healthy competition amongst the different markets। इन मार्केट्स के बीच में कंपटीशन प्रमोट हो, इसी के लिए अब यहाँ पर एक मार्केट एरिया में कई मार्केट हो सकती हैं। अब इससे अंतर क्या, और ये कौन कर सकता है? कोई भी, कोई कंज्यूमर है, कोई प्रोड्यूसर है, फार्मर्स मिलके बना ले एक मार्केट अपनी सामान बेचने के लिए। कोई कंज्यूमर्स हैं, वो आकर के अपनी एक मार्केट बना ले कि हम आलू ही ख़रीदते हैं, हम चावल ही ख़रीदते हैं, हम गेहूँ ही ख़रीदते हैं। मान लीजिए एक पूरे डिस्ट्रिक्ट की जो चक्कियाँ हैं, यानी कि फ्लोर मिल्स वाले हैं, वो सभी एक साथ मिल गए, है ना, वो सब मिल गए प्रोसेसर सारे, और उन्होंने एक जगह अपनी चुन ली और बोला फार्मर को कि आओ हमें बेचा करो, यहाँ पे कलेक्टिवली हम आपसे ले लिया करेंगे। तो इस तरह से कोई भी प्रोसेसर, कोई भी प्रोड्यूसर, फार्मर और कोई भी कंज्यूमर अपनी मार्केट इस्टेब्लिश कर सकता है। सीधी भाषा में इसको कहें, ख़रीद फरोख्त तक हो सकती है इस मंडी के बाहर भी, जो पहली मंडी APMC के अंडर थी ना, उसके बाहर भी। तो इस मार्केट एरिया में अब इससे हुआ क्या, ये जो फार्मर हुआ करता था, फार्मर 1 F1, ये पहले बाउंड था कि जब ये इस मार्केट एरिया में रहता था, इसको सिर्फ़ और सिर्फ इस मार्केट M के पास ही जाना रहता था। तो हर फार्मर F1, F2, F3 यहीं जाना रहता था। और यहाँ पर क्या रहते थे कि आड़तिया लोग मिल कर के मार्केट कमेटी के मेंबरों के साथ सेटिंग कर लेते थे, और या तो कीमत सारे एक ही तय कर लेते थे। वो आलू बेचने आया किसान, तो बोला 2 रुपये, 3 रुपये, 3 रुपये, 3 रुपये, सबने बोला 3 रुपये।
और अगर बोली करा दी जाती थी तो बोली में इस बात को देखते थे कि भाई अपने ही आदमी फर्जी खड़े कर देते थे, उन्हीं से गलत सलत बोली लगा देते थे, रियल प्राइस डिस्कवरी होने नहीं देते थे, सेटिंग थी पूरी। अब जब ये यहाँ पर किसान जाएगा और वो अगर उदास हो गया तो किसान यहाँ पर देख सकता है कि मंडी ए में क्या हो रहा है, मंडी बी में क्या हो रहा है, मंडी सी में क्या हो रहा है, मंडी डी में क्या हो रहा है। तो इतने लार्ज नंबर ऑफ़ मंडीज़ अगर आ जाएंगी, मल्टीपल मंडीज़ आ जाएंगी, तो उससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि भाई इतना ईजी नहीं है हर मंडी के बीच में आपस में कल्यूजन हो जाए, कि मंडियों में सेटिंग हो जाए, सारे आड़तिये नहीं, क्योंकि आड़तियों का कैरेक्टर अब बदल गया है। पहले वो जो आड़तिया है वो आड़तिया एज अ मिडल मैन, इंटरमीडियरी के तौर पर काम कर रहा है वो। लेकिन अभी जो आड़तिये हैं, ये आड़तिये वो हैं जिनका उस प्रोड्यूस में सीधा डायरेक्ट वेस्टेड इंटरेस्ट है। यानी कि ये अब जो मार्केट बनाने वाले लोग जो हैं, जो अब डील करेंगे प्रोडक्ट में, वो सिंपली आड़तिया नहीं होंगे, वो या तो कोई प्रोसेसर्स होंगे, या तो कोई प्रोड्यूसर्स होंगे, या तो कोई कंज्यूमर्स होंगे। तो ये लोग होंगे तो इनको कॉल्यूजन बनाने का बेनिफिट भी उस लेवल पर नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए कि प्रोड्यूसर्स हैं, फार्मर्स ने मिलकर के एक ठिकाना चुना और वहाँ पर डिसाइड किया कि भाई हम अपने आलू यहाँ से बेचा करेंगे। तो अब ऐसे में ये लोग सारे फार्मर मिलकर के यहाँ पर ये तय कर लें कि भाई ये 10 रुपये किलो ही पोटैटो बेचेंगे और बायर इनसे लेने आएगा। मतलब कि अब ये लोग मंडी में बेचने नहीं जाते, ये लोग अपनी इलाके से ही बेचते हैं। तो ऐसे में इनको ये 10 रुपये की कीमत सेट करने का लॉजिक यही रहेगा कि इनके आलू एटलीस्ट बिक जाएँ, उस कीमत तक उसे सेट करेंगे। अगर इससे ज़्यादा कीमत बनाएंगे तो आलू वहाँ से बिकेगा नहीं, क्योंकि जो बायर है वो किसी और से आलू ले लेगा। वो एपीएमसी में जाकर के आलू ले सकता है, क्योंकि आलू हो सकता है एपीएमसी में कम कीमत में मिल जाए यहाँ से, ये एक चीज़ एस्पेक्ट अवेलेबल है। और दूसरा हो सकता है वो लोग किसी और बायर के पास चले जाएँ, किसी और सेलर के पास चले जाए बायर। तो ऐसे में जो अब इस बार अपने प्रोडक्ट को या तो बेचने वाले हैं, या उस प्रोडक्ट को ख़रीदने वाले, कंज्यूम करने वाले, या जो प्रोसेसर हैं, वो ट्रेड भी कर रहे हैं और वो सीधे वेस्टेड इंटरेस्ट भी रखते हैं उस प्रोडक्ट की प्राइस में। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन जो पहले इंटरमीडियरी था उसका काम सिर्फ ट्रांजैक्शन कराना था, उसको बाकी उस प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए वो मोटा मार्जिन अपने पास रखता था। लेकिन इनको चिंता ये है कि प्रोड्यूसर सोच समझ करके पैसा पे करेगा, प्रोसेसर सोच समझ के पैसा पे करेगा, क्योंकि उसे आगे प्रोसेस करना है। फार्मर जो है वो सोच समझ के कीमत रखेगा कि इतना भी कम ना हो कि उसे घाटा मिल जाए, इतना भी ज़्यादा ना हो कि बिकना ही बंद हो जाए। इसी तरह से कंज्यूमर भी सोच समझ करके देखेगा कि भाई मुझे रिलेटिवली बाकियों के कंपैरेटिवली कहाँ पर ज़्यादा सही मिल रहा है। और कई तरह के मिडलमैन इस सिस्टम में से निकल जाएंगे। तो जब सारे मिडलमैन निकल जाएंगे और उनके निकलने की वजह से आपकी जो कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली ही रिड्यूस हो जाएगी। अब पहले क्या हो रहा था, कंज्यूमर को 30 रुपये का मिल रहा था, लेकिन जो सेलर है यानी कि जो फार्मर है जिसने बेचा है उसने 3 रुपये में बेचा। 27 रुपया बीच की कई लेयर्स में, इंटरमीडियरीज में चला गया था। कई तरह की लिवाइज लग गई, फ़ीस चार्जेस लग गए, कई तरह के टैक्सेस, ये सब लग गया। लेकिन अब क्या होगा कि कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट 30 में नहीं मिलेगा, 30 की बजाय हो सकता है उसे वो 15 से 18 में ही मिल जाए। तो उसे एक लेवल पर फ़ायदा है कि 30 की बजाय 15 से 18 मिल गया। लेकिन फार्मर को भी यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि उसका प्रोडक्ट अब 3 में नहीं बिका, उसका प्रोडक्ट हो सकता है 10 से 12 में बिके। तो मान लीजिए कि उसका प्रोडक्ट 12 रुपये में बिका और कंज्यूमर को वो 18 रुपये में पड़ा, तो वो जो लैंड उन्होंने लिया है उसका रेंट वगैरह, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका रेंट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की फ़ीस वगैरह और ट्रांसपोर्टेशन निकाल के मान लीजिए कि 12 रुपये में उसने बेचा, 18 रुपये कंज्यूमर को पड़ रहा है, सही मायने में 6 रुपये खर्चा वगैरह बाकी चीज़ें निकल गई। तो किसान भी 3 से बढ़ कर के 12 में आ गया। जो बायर है, बायर भी 30 रुपये से घट करके यहाँ पर 18 पे आ गया। दोनों को ही विन विन सिचुएशन अचीव हुई, क्योंकि बीच में से इतने सारे टैक्सेस, लिवाइज और सारे मल्टीपल स्मॉल ट्रेडर, लार्ज ट्रेडर, कमीशन एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, इतने सारे बड़े सेगमेंट निकल गए। अब नाउ द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इज़ देयर, है ना, दे बोथ आर देयर। दोनों, नाउ द कंज्यूमर एंड द प्रोड्यूसर, दे बोथ आर देयर, ये दोनों वहाँ पर अब काम कर रहे हैं। आई बात समझ में? इस तरह से ये सिस्टम लाभकारी हो सकता है कि अगर हम एक मार्केट एरिया में इस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के द्वारा स्थापित मार्केट की मोनोपोली को ब्रेक कर पाएँ, मल्टीपल अदर मार्केट्स को अलाउ करके, तो इससे परिवर्तन आएगा कि रियल प्राइस डिस्कवरी हो सकती है। ये पहली चीज़ की इन्होंने। अब दूसरी चीज़ इन्होंने क्या की, पहले क्या है कि देखिए
मार्केट बनाने का जो प्रोविज़न है वो एक्सक्लूसिवली स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है। स्टेट गवर्नमेंट ही चाहती है तो मार्केट बनती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहेगी तो मार्केट नहीं बनेगी। ऐसा नहीं है कि सभी राज्यों ने ये एपीएमसी बनाया था, जैसे जम्मू कश्मीर ने एपीएमसी नहीं बनाया था, केरल ने भी एपीएमसी नहीं बनाया, मणिपुर में भी एपीएमसी नहीं था, यूनियन टेरिटरी में दादरा एंड नगर हवेली और अंडमान निकोबार में भी एपीएमसी नहीं था। बिहार में पहले था, 2006 में बिहार ने एपीएमसी ख़त्म कर दिया। तो बिहार, केरल, जम्मू कश्मीर इनमें नहीं, मणिपुर में नहीं, दादरा नगर हवेली और अंडमान निकोबार इनमें नहीं, तो इनमें एपीएमसी नहीं है। ये राज्य सरकार का ही विवेक है कि वो बनाना चाहती है कि नहीं, और अगर जब बनाएगी तो कानून के माध्यम से बनाएगी। तो फिर जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटीज़ के तहत मार्केट्स इस्टेब्लिश होती हैं, ये स्टैट्यूटरी बॉडीज़ होती हैं, क्योंकि ये वैधानिक प्रक्रिया से बनी है। जो लेजिस्लेचर से लॉ पास होता है वो लेजिस्लेचर की स्टैट्यूट बुक में दर्ज हो जाता है। अब स्टैट्यूट बुक में दर्ज होने की वजह से, विधान की किताब में दर्ज होने की वजह से वो वैधानिक चीज़ हो जाती है, यानी कि स्टैट्यूटरी हो जाती है। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं। ऐसे में अब यहाँ पर एक चीज़ को देखना ज़रूरी है कि ये 2003 का मॉडल एक्ट बहुत बड़ा परिवर्तन कर रहा है, कंपटीशन बढ़ाने की जब ये बात कर रहा है। तो ये जो एक्सक्लूसिव मोनोपोलिस्टिक राइट स्टेट का भी है ना इन मार्केट को इस्टेब्लिश करने का, उसको भी ख़त्म कर रहा है, क्योंकि अब इस मार्केट को इस्टेब्लिश करने का काम, यानी कि इसका संकल्प, इसका प्रपोज़ल, इसके लिए जो एप्लीकेशन है वो अपने लेवल से इनिशिएट करके कोई भी कंज्यूमर ग्रुप्स, कोई भी प्रोड्यूसर्स, कोई भी प्रोसेसर्स, ये लोग लेकर के आ सकते हैं। यानी लोकल अथॉरिटी कैन डू दैट। ये अप्लाई करेंगे और फिर राज्य सरकार उसको अनुमति देगी तो ये लोग इस्टेब्लिश कर लेंगे। लेकिन पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि मैं, मान लीजिए कि एक इंडिविजुअल पर्सन हूँ, मैं एक मंडी लगाना चाहता हूँ और मैं ऐसे में ये पता करूँ कि भाई मंडी लगाने की क्या प्रक्रिया है। तो 2003 के कानून के पहले ऐसा प्रावधान नहीं था। मैं मंडी लगाने की प्रक्रिया किसी से पूछ नहीं सकता था, क्योंकि मुझे जवाब आगे से यही आना था कि भाई तुम मंडी लगा नहीं सकते हो, क्योंकि मंडी लगाने का स्पेशल राइट जो है वो स्टेट अथॉरिटी के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। स्टेट गवर्नमेंट विल ऑर्गेनाइज मंडी, तुम उसमें जा कर के लाइसेंस लेकर के ट्रेड कर सकते हो, ये तुम कर सकते हो, तुम अपनी मंडी नहीं लगा सकते। लेकिन अब 2003 के बाद ये परिवर्तन आ गया कि भाई मैं किसी से पूछूंगा मैं मंडी लगाना चाहता हूँ तो वो ये कहेगा कि ठीक है, 2003 के मॉडल एक्ट को पालन करते हुए हमारे राज्य की सरकार ने उसी के आधार पर एक एक्ट इनेक्ट किया, बनाया, और उसके तहत तुम्हें अब ये प्रावधान है कि भी तुम एक मंडी लगा सकते हो। उसके लिए फ़लाना जगह से मंडी बोर्ड जाइए या गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास जाइए, वहाँ फॉर्म मिलेंगे, उन्हें भरिए और अपनी फ़ीस वगैरह अदा करिए, फॉर्मेलिटीज़ डॉक्यूमेंटेशन पूरे करिए और अपनी मंडी लगाइए। तो ये अब प्रोविज़न आ गया। तो मार्केट्स की भी मोनोपोली ख़त्म की, जो मार्केट पहले सरकारी हैं, एपीएमसी मार्केट, और सरकार की भी मोनोपोली ख़त्म होगी। इसमें दोनों की मोनोपोली एंड होगी। मार्केट की मोनोपोली ख़त्म हुई क्योंकि मल्टीपल मार्केट है, और फार्मर अब उन सब के पास जा सकता है, बायर भी अब इन मल्टीपल मार्केट के पास जा रहा है। और दूसरी बड़ी बात कि सरकार की मोनोपोली ख़त्म हुई क्योंकि अब सो मैनी स्टेक होल्डर्स कैन प्रपोज टू इस्टेब्लिश द मार्केट्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मार्केट। आई बात समझ में? तो कंपटीशन बढ़ाने का एक ये तरीका हुआ। कंपटीशन बढ़ाने का एक तरीका और हो गया, इसको भी लाभकारी किया गया। वो क्या होगा, दिमाग लगाते हैं। देखो, पहले ये हो जाता था कि भाई एक मार्केट में एक ट्रेडर है और वो मार्केट में ट्रेड करने के लिए उस ट्रेडर को लाइसेंस लेना पड़ता था, उसके लिए वो लाइसेंस फ़ीस देता था। लेकिन अब इसमें बंदिश ये थी कि वो जो ट्रेडर है वो सिर्फ उस एक लाइसेंस के बेसिस पे उसी मंडी में ट्रेड कर सकता है। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर पंजाब में जालंधर ज़िले में रहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट में, और जालंधर ज़िले में मान लो फ़र्ज करो कि यहाँ पर जालंधर ज़िले के अंदर ही 10 मंडियाँ आती हैं। वैसे पंजाब की बात करें तो सपोज़ करो कि 18 ऐसा कहा जाता है अलग अलग वे में। कोई कहता है 180 मंडियाँ हैं, कोई कहता है लगभग 300 के अराउंड मंडियाँ हैं, कोई 400 के अराउंड मंडियाँ बताता है। कई तरह की मंडियों के अपने अपने नंबर ही अलग हैं। 7700 मंडियाँ ऑल इन ऑल बताई जाती हैं, लेकिन जोग्राफिकल एरिया वाइज जो मेन प्रिंसिपल मंडियाँ भारत में एपीएमसी की हैं वो लगभग 2477 के अराउंड है, यानी कि 2500 के अराउंड। और स्वामीनाथन रिपोर्ट कहती है होनी कितनी चाहिए, 41,000, उस पर हम आएंगे। तो सपोज़ करो कि जालंधर जो है इसमें 10 मंडियाँ हैं, इसमें से किसी एक मंडी में मैं आड़तिया हूँ, मेरे पास लाइसेंस है, मैंने लाइसेंस अप्लाई करके आड़तिये की गद्दी वहाँ पर ले ली और मेरी दुकान खुल गई। लेकिन अब अगर आप मुझे ये कहें कि भाई बीइंग आड़तिया, मुझे ये मंडी में जब फसल बिकने को आई है तो
मुझे ये दिख रहा है कि भाई मेरी मंडी में ये चीज़ जो बिकने के लिए आई है इसकी कीमत ठीक ठाक नहीं है, मुझे यहाँ पर सौदा सही नहीं लग रहा है, तो वो जो दूसरी मंडी है उसी ज़िले के अंदर मैं उस मंडी में ट्रेड नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास लाइसेंस सिर्फ इस मंडी का। इसी तरह से पूरे स्टेट के अंदर जो बाकी मंडियाँ हैं मैं उनमें नहीं कर सकता। इसी तरह से पूरे देश में जो मंडियाँ हैं मैं उनमें ट्रेड नहीं कर सकता। अगर मुझे उसी ज़िले की दूसरी मंडियों में ट्रेड करना है तो मुझे इंडिविजुअल मंडी का इंडिविजुअल लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसी तरह से इन्हें जब दूसरे राज्यों में उन मंडियों में जा कर के भी अगर ट्रेडिंग करनी है तो उन राज्यों की मंडियों के लाइसेंसेस लेने होंगे। मतलब भारत भर में, पूरे भारत में जब इन्हें ट्रेडिंग करनी है तो जितनी मंडियों में ये ट्रेडिंग करना चाहते हैं हर मंडी में इंडिविजुअली इन्हें लाइसेंस लेना होगा। ये एक बात। अब ऐसे में हुआ क्या है लंबे समय से, क्या कारण है कि किसान इतना त्रस्त है इस मंडी सिस्टम के तहत? पहली चीज़ तो ये कि नंबर ऑफ़ लाइसेंसेस बहुत रिस्ट्रिक्टेड थे, बड़े कम दिए गए। ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया गया कि वो जो लाइसेंसेस थे अल्टीमेटली वो बहुत भारी भरकम रिश्वतों के साथ, ब्राइब के वजह से, करप्शन के बाद इशू किए गए। अब जो आड़तिया इतनी बड़े रकम, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पावर यूज़ करके वो लाइसेंस इशू करा के आ रहा है तो वो मंडी में आने के बाद नेचुरली कंज्यूमर का और फार्मर का इंटरेस्ट तो नहीं सर्व करेगा। वो तो पहले अपना इंटरेस्ट सर्व करेगा, पहली चीज़ ये, वो अपने पैसे निकालेगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि अब जब सभी इस हमाम में नंगे हैं, उधर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने लाइसेंसेस इशू किए हैं, मार्केट कमेटी से लेकर के मार्केट बोर्ड तक सभी इसमें शामिल हैं, सारी लेवल पर स्टेट अथॉरिटीज़ इसमें शामिल हैं, और इधर से आड़ती है, सब जानते हैं हम कैसे कैसे आए हैं, तो इनमें आपस में सेटिंग हो गई। ट्रांसपेरेंसी तो तब अचीव हो जब कोई एक दूसरे के ख़िलाफ़ विसल ब्लो करे, तो कोई विसल ब्लोवर भी नहीं है, सारे एक ही जैसे इकट्ठे हो रखे हैं। ये दूसरा कारण कि करप्शन इन परपेचुटी चलती जाती है, उसे तोड़ने का, नेक्सस को ब्रेक करने का कोई ज़रिया, कोई रास्ता भी कहीं पर नज़र नहीं आता है क्योंकि सब एक जैसे शामिल हो रखे हैं। तो ये करप्शन सिस्टम जो है जो जड़ में बैठा हुआ है। हुआ क्या कि रिस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ़ लाइसेंसेस इशू किए, कम लाइसेंसेस इशू किए, और बहुत से राज्यों ने तो बड़े लंबे समय से लाइसेंसेस इशू करने बंद कर दिए, तो रोक ही दिए। इससे क्या हुआ कि नंबर ऑफ़ आड़तिया ऑलवेज़ बड़े कम रहे, जितने होने चाहिए उससे बहुत कम रहे। और यही कारण है कि नंबर ऑफ़ आड़तिया जब कम होंगे तो फिर कॉल्यूजन ईज़िली हो पाएगा। जितने नंबर ऑफ़ ट्रेडर कम रहेंगे, पहला उनमें कंपटीशन की स्पिरिट कम हो जाएगी, कंपटीशन होगी नहीं। दूसरा, इजी रहेगा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ एक कार्टेल बनाना, गुट बना लेना, एक ग्रुप बना लेना, ये इजी रहेगा। जितने नंबर ऑफ़ पर्सन कम होंगे तो उनको मैनेज करना इजी रहता है। इसी का नुकसान किसान को भी हुआ और कंज्यूमर को भी हुआ। अब ऐसे में ये ऐसे बन चुके हैं जैसे पैतृक हो, इनकी गद्दी हो, और ये गद्दी हेरिडिटरी हो। आड़तिया, उसका आगे बेटी, उसका बेटा, उसके परिवारजन ही उसी गद्दी पर बैठ रहे हैं, क्योंकि गद्दियाँ नंबर ऑफ़ सीट बड़ी लिमिटेड है और वो इतनी ल्यूक्रेटिव है, उनमें मुनाफा इतना है कि करोड़ों करोड़ों पर आपको पता होना चाहिए गद्दी जाती। मतलब एक आड़तिया के पास एक सीट है, वो नहीं करना चाहता वहाँ एक्टिवली ट्रेडिंग नहीं करना, एब्सेंटी ट्रेडर क्रिएट हो गए। मैं वो खुद कहीं रहता है, वो कहीं व्यापार कर रहा है या कुछ और कर रहा है, उसकी गद्दी पे कोई और बैठा, उसने करोड़ों रुपया दे के वो गद्दी उससे हैंड ओवर की है, नाम उसी का चल रहा है जो ओरिजिनल आड़तिया है, ये तक चलता है वहाँ पर। तो गद्दी की पोजीशन सोचिए कितनी ल्यूक्रेटिव होगी वो। ये क्यों हो पाया? क्योंकि गद्दी पैतृक हो गई एक तरह से, वो उसी की हो गई जो आड़तिया वहाँ पर। नए आड़तिया आ नहीं रहे, नए लाइसेंसेस इशू नहीं हो रहे, फ्रेश कंपटीशन कोई फेस नहीं करना पड़ रहा, कॉल्यूजन अंदर ही अंदर हो रखा है, कार्टेल बने हुए हैं, और किसान को और कंज्यूमर को वहाँ लूटा जा रहा है। तो फिर मुनाफे से भरी हुई वो गद्दी है, वो कितना भी पैसा दे करके अपन आएंगे वहाँ पर। ये सिस्टम चल रहा था। तो एक तरीका कंपटीशन इंड्यूस करने का ये भी तो हो सकता है ना, कि अगर हम नए प्लेयर्स को उस मंडी में आने दें, नए आड़तियों को आने दें, नए ट्रेडर को आने दें। अगर वो नए प्लेयर वहाँ पर आएंगे तो नेचुरल सी बात है कि ज़्यादा नंबर ऑफ़ पीपल में आपको कॉल्यूजन क्रिएट करना डिफ़िकल्ट रहता है, आप नहीं कर सकते हैं, ये मुश्किल है। दूसरी बात, जो नया प्लेयर आएगा वो अपनी पोजीशन सेटल करना चाहेगा, पुराने पैसा कमा करके मजबूत हो रखे हैं, नया अपनी पोजीशन स्टेबल करना चाहेगा, तो उसके लिए वो अपने प्रॉफिट मार्जिन ऑलवेज़ कम रखना चाहेगा कि वो ज़्यादा फार्मर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके, ज़्यादा कंज्यूमर्स को अपने साथ जोड़ सके, ताकि वो ज़्यादा ट्रेडिंग करा सके, ज़्यादा ब्रोकरेज हो सके उसकी।
इसके लिए वो अपने मार्जिन्स रिड्यूस करके फ़ायदे को ट्रांसफ़र करेगा किसान के पास और कंज्यूमर के पास। तो इससे फ़ायदा किसान को और कंज्यूमर का होगा, और ये साइकिल ऐसा ही चलते रहें, फ्रेश लॉट्स ऑफ ट्रेडर आते रहें लाइसेंसेस के तहत। ये एक तरीका भी हो सकता था अगर हम उन्हीं मंडियों के तहत एक परिवर्तन चाहते, लेकिन ये हुआ नहीं। तो 2003 के इस मॉडल एक्ट में ये कहा गया कि भाई आपको ये लाइसेंस सिस्टम ख़त्म ही करना है, रजिस्ट्रेशन सिस्टम लेकर के आना है। क्या फ़र्क होता है? देखिए, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन में बड़ा फ़र्क होता है। लाइसेंस में ये होता है कि अगर आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, अब ये सामने वाली सरकार के अथॉरिटी के विवेक पे निर्भर करता है, उनकी डिस्क्रिशन है कि वो लाइसेंस आपको देना चाहते हैं कि नहीं। तो ऐसे में लाइसेंस किनको मिलेगा? आपको पता है, जिसकी अच्छी खासी पैंठ है, पॉलिटिकल विल है, जिसके पास पॉलिटिकल सपोर्ट है, पैसा है, सब कुछ, जो जितना सेटिस्फाई कर पाएगा सरकारी मुलाजिमों को लाइसेंस ले जाएगा। अब नंबर ऑफ़ लाइसेंसेस भी बहुत लिमिटेड रहते हैं। लेकिन जब रजिस्ट्रेशन की बात आती है तो रजिस्ट्रेशन इज़ लाइक कि आपने सारी फ़ीस भर दी, एलिजिबिलिटी कंडीशन पूरी कर दी सब, तो सिंपली यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ। और सामने वाली अथॉरिटी यहाँ पर इस पोजीशन में नहीं है कि वो आपका रजिस्ट्रेशन स्वीकार करे या मना करे। अगर आप एलिजिबिलिटी कंडीशन पूरी कर रहे हैं, पैसा फ़ीस वगैरह भर रहे हैं, तो आप रजिस्टर्ड हैं। पहला प्रोविज़न तो लाइसेंस सिस्टम ख़त्म करो, रजिस्ट्रेशन सिस्टम लेकर के आओ, ताकि ज़्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले और करप्शन ख़त्म हो, कि सरकार के हाथ से थोड़ी चीज़ निकले और लोगों के हाथ में आए कि भाई वो मंडी सिस्टम का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा पाएँ। वो अगर करना चाहते हैं वहाँ आकर के व्यापार, तो उनको एक अथॉरिटी दी जाए, वो कर सकें। मोनोपोली से बाहर निकालो, इसी ट्रेडर की जो मोनोपोली से जो पहले के बैठे हुए हैं, और सरकार की मोनोपोली से जो दोनों मिलकर के करप्ट प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस लेकर के, और दूसरा प्रोसेस ये लेकर के, जो पहला रूल था कि एक मंडी का लाइसेंस आपने ले लिया तो उसी मंडी में ट्रेड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब एक बार अगर रजिस्ट्रेशन करा दी है आपने, तो अब मान लीजिए कि जैसे मैं जलंधर ज़िले में ही हूँ और मैंने रजिस्ट्रेशन करा दिया है जलंधर की एक किसी मंडी के तहत, तो अब मुद्दे की बात यह है कि मैंने रजिस्ट्रेशन अब जो कराया वो मार्केट कमेटी, मार्केट बोर्ड के पास करा दिया, और अब मैं APMC किसी भी मंडी के अंदर ट्रेड करने के लिए एलिजिबल हूँ। तो इसका भी फ़ायदा ये होगा कि सपोज़ कीजिए बीइंग अ ट्रेडर, मैं इस मंडी में ट्रेड कर रहा हूँ और मैं ये देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर पुराने ट्रेडर का एक कार्टेल बना हुआ है, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी जगह मजबूत बनानी ज़रूरी है। उसके लिए मुझे बेहतर वे में ट्रेड करना है, और अगर मैं उस दूसरी मंडी में जाता हूँ, उस मंडी में मुझे एज अ ट्रेडर फार्मर से अच्छी डील ऑफ़र हो रही है और मैं उसे आगे कंज्यूमर को अच्छी डील ऑफ़र कर सकता हूँ, तो मैं ज़्यादा बेटर ट्रेड कर पाऊँगा। तो आई कैन डू ट्रेड इन मल्टीपल मंडीज़ सो दैट आई कैन फ्लरिश। ये रिस्ट्रिक्शन जो अब तक थी, इसे हटाया। तो मॉडल एक्ट 2003 ने कहा कि भाई उन्हें एक पर्सन को मल्टीपल मंडीज़ में ट्रेड करने की अनुमति दे दो, एक सिंगल रजिस्ट्रेशन के साथ ही। इससे भी कंपटीशन इंड्यूस होगा ट्रेडर्स के बीच में। उन ट्रेडर को ये नज़र आएगा कि ये जो एक ट्रेडर है, ये हमारी मंडी में आता है, और ये हमारी मंडी में आ जाने के बाद जो किसान है उसको भी ठीक ठाक दाम दे रहा है, और आगे कंज्यूमर को भी ठीक ठाक दाम दे रहा है। अपने मार्जिन इसने कम कर रखे हैं, मल्टीपल मंडीज़ में ये खेल रहा है, अपनी पकड़ अच्छी बना रहा है। तो फिर हमें भी कंज्यूमर को और फार्मर को अपने साथ बांधे रखने के लिए अच्छी डील्स ऑफ़र करनी होंगी। किसी भी तरह से कंपटीशन का मतलब यह है कि मार्केट फोर्सेस को इंड्यूस कराना। मार्केट फोर्सेस का मतलब यह है कि डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग प्राइस डिस्कवरी सेटल हो, और डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग जब प्राइस डिस्कवरी सेटल होगी तो फिर उसका सीधा लाभ उनको होगा जो दो मेन लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक सेलर और एक बायर। और यहाँ पर सेलर फार्मर है और बायर कंज्यूमर है। तो इसके लिए अच्छी प्राइस डिस्कवरी हो, उसके लिए कंपटीशन इंड्यूस कराने का एक ये तरीका भी सरकार के द्वारा यहाँ पर रखा गया, दैट रजिस्ट्रेशन सिस्टम के वाया। पहले तो लाइसेंसिंग वाली मोनोपोली यहाँ पर आपने ख़त्म कर दी, और दूसरा सिस्टम आपने इंड्यूस कर दिया कि आप मल्टीपल मंडियों में सिंगल रजिस्ट्रेशन के साथ ही काम कर सकते हैं, सो दैट मंडी टू मंडी इंटीग्रेशन हो जाए। इसका सिंपल पर्पस मंडियों को मंडियों से जोड़ना था। एक मंडी, दूसरी मंडी, तीसरी मंडी, चौथी मंडी आपस में कनेक्ट होंगी ना, क्योंकि ट्रेडर अब कई मंडियों में घूम रहा है, तो इससे फ़ायदा हो जाएगा किसानों को और कंज्यूमर को, जैसा मैंने अभी समझाया। अगला तरीका कॉन्ट्रैक्ट कंपटीशन बढ़ाने कई तरीके में बता रहा हूँ। पहला तरीका मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट मंडियाँ भी वहाँ पर अलाउ की जाएँ, और हमने देखा कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, प्रोसेसर कर सकते हैं। दूसरा, हमने प्राइवेट मंडियाँ वहाँ पर आ गई, हमने देखा कि इसके तहत APMC मार्केट से
जो एक्सक्लूसिव मोनोपोली थी वो भी गई, और दूसरा हमने देखा कि पहले सिर्फ स्टेट अथॉरिटी प्रपोज कर सकती थी, लेकिन अब कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, प्रोसेसर, लोकल अथॉरिटीज़ कैन ऑल्सो प्रपोज टू इस्टेब्लिश द मंडीज़, तो स्टेट के हाथों भी मोनोपोली गई। फिर हमने देखा कि जो आढ़ती सिस्टम है उसमें लाइसेंसिंग ख़त्म करके रजिस्ट्रेशन, और फिर सिंगल मंडी ऑपरेशन को ख़त्म करके मल्टीपल मंडी ऑपरेशन को इसमें अलाउ किया। कंपटीशन बढ़ाने का एक तरीका और है, दैट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको भी अलाउ किया गया। तो इस बार जो मॉडल एक्ट 2003 में इसमें क्या किया गया, मॉडल एक्ट यानी कि एपीएमसी एक्ट के अंदर ही जो मैंने आपको बताया स्टेट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रेगुलेशन एक्ट 2003, उसी के अंदर एक चैप्टर ऐड किया गया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अलग से एक एक्ट बना करके नहीं लाई, यहाँ पर ये चैप्टर ऐड करके लाया गया एग्जिस्टिंग एक्ट के अंदर ही, एग्जिस्टिंग मार्केट सिस्टम के तहत ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ला दी। और 2017 में फिर यही फ़र्क आ जाएगा। 2018 में जो अब 2017 के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी जो एक्ट आएगा, उसके बाद जो 2018 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आएगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट, वो यही परिवर्तन आ जाएगा 2003 से। इसलिए 2003 को समझ लेना ध्यान से कि एक चैप्टर इंड्यूस किया गया है, नया एक्ट इंड्यूस नहीं किया गया एग्जिस्टिंग मार्केट सिस्टम के अंदर। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर सिस्टम अब ये है कि हमारा जो देश है इसमें किसान जो है वो बहुत छोटा है। मैंने आपको बताया 86 to 7% जो फार्मर है कंट्री का, वो 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन रखता है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है हमारी कंट्री में। ऐसे में वो अपने इनपुट कॉस्ट प्रॉपर बेयर नहीं कर पाता। कारण क्या हो जाता है कि जब उसकी फसल बिकती है, मैंने आपको भी बताया 3 रुपये 4 रुपये किलो उसका पोटैटो बिका और 30 रुपये किलो कंज्यूमर ने ख़रीदा। 26-27 रुपये का फ़र्क तो है कंज्यूमर ने जो प्राइस पे किया, लेकिन जो कंज्यूमर ने प्राइस पे किया उसमें से फार्मर के हिस्से में जो आता है वो 15 से 40%। ये कि अरविंद सुब्रमण्यम रिपोर्ट बोलती है कि 15 से 40% ही कंज्यूमर प्राइस में फार्मर को मिलता है। तो मतलब यहाँ से निकल के आता है कि जो फार्मर का इनपुट कॉस्ट आता है ना, फसल लगाने का, पूरा उगाने का, फार्मर के अपने जो मैन डेज़ हैं, जो मेहनत, तो फार्मर का जो कॉस्ट आता है ना, उसका 20% या मुश्किल से 25% ही फार्मर रिकवर कर पाता है। यानी कि फार्मर का जो कॉस्ट आता है उसका सिर्फ 20-25% ही फार्मर रिकवर करता है। मान लीजिए 4-5-6 महीने खेती करके फार्मर का पूरा कॉस्ट अगर सपोज़ कीजिए कि 100 रुपया आया है, तो उसका 20-25% ही वो रिकवर कर पाएगा, तो 125 रुपया वो रिकवर कर पाएगा। तो उसके पास क्या बच रहा है सही मायने में, मतलब 100 रुपये के ऊपर 20-25% कॉस्ट का इतना ही रिकवर कर पाता है वो, कॉस्ट के ऊपर। बात समझ में आई? 100 रुपया तो रिकवर करेगा ही करेगा, उसके ऊपर और जो रिकवर हो रहा है तो 20-25% ऑफ द टोटल कॉस्ट इनकर्ड, तो उसका 20-25%। ये मत कह देना कि कॉस्ट 100 रुपये लागत आया, कमाया ही 20-25 रुपये, फिर तो वो खेती ही नहीं करेगा। 100 रुपये लागत आया, कमाया है 120-125 रुपया, ये है मैं कहना चाह रहा हूँ। तो मुद्दे की बात यह है कि उसके पास बच ही क्या रहा है कि वो नेक्स्ट क्रॉप साइकिल के लिए एक्टिवेट हो जाए, तो नहीं बच पाती उसके पास। मार्जिन मनी उसका बड़ा कम है ही नहीं एक तरह से। तो ऊपर से उसका कैरेक्टर है कि स्मॉल है, तो ऐसे में इनपुट के खर्चे निकालने बड़े मुश्किल होते हैं। इसका एक उपाय ये हो सकता है कि भाई आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सिस्टम लेकर के आइए। इनपुट कॉस्ट के तौर पर क्या आता है कि जैसे पेस्ट मैनेजमेंट करना है, फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत है बड़े पैमाने पर, इरिगेशन सिस्टम इस्टेब्लिश करना है, फार्म्स का मैकेनाइजेशन करना है, फार्म क्रॉप स्टोरेज होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें किसान कर नहीं पाता उस लेवल पर। तो इसका एक हल निकाला गया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये कर सकती है। किसान किस वजह से डूबता है? किसान डूबता है उसका एक कारण कि उसकी फसल ख़राब हो जाती है मौसम की वजह से। ये एक नेचुरल आस्पेक्ट है कि फसलें ख़राब हो जाती हैं। कई बारी प्राकृतिक कारण हो जाते हैं, लोकस्ट स्वॉर्म आ जाते हैं, कई बारी ड्रॉट आ जाता है, कई बारी फ्लड आ जाता है, कई बारी फायर लग जाती है, कोई भी रीज़न इस तरह से होता है, पेस्ट आ जाता है, तो फसल ख़राब हो जाती है। कई बारी मैन मेड रीजंस भी होते हैं, बट फसल ख़राब होना एक किसान की समस्या है। दूसरा, किसान की फसल ना खरीदना, मतलब किसान की फसल बिक ना पाना, ख़रीदार ही नहीं है।
और तीसरा, भारी भरकम फसलें आ जाती हैं तो